चैप्टर 3 जिम्मेदारी लेना। वैसे तो यह शब्द जिम्मेदारी लेना बहुत आम लगता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को ना तो ग्रहण करना आसान है और ना ही इसे ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करना आसान है। हम सभी ने इस शब्द को सुना है और जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता से मतभेद भी किया है कि इसका सही अर्थ जानते हुए भी हम इसको हल्के में ले लेते हैं। ट्रेडिंग में जिम्मेदारी लेना और सफलता के सही सिद्धांतों को सीखना आपस में निष्पक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आपको अपने दिमाग के हर पहलू से समझना होगा कि किस तरह एक ट्रेडर के तौर पर सफल होने के लिए आप स्वयं इसके जिम्मेदार हैं या नहीं। केवल तब आप वह विशेषताएं ग्रहण कर पाओगे जो एक सफल ट्रेडर वाले ग्रुप में आपको शामिल कर देगी। चैप्टर 1 के अंत में मैंने आपको अपने स्वयं के फ्यूचर प्रोजेक्शन की तरफ बढ़ने के बारे में बताया था। दूसरे शब्दों में कहें तो वह सफल ट्रेडर जो आप अभी नहीं है लेकिन बनना चाहते हैं। आपको अपने स्वयं का एक नया वर्जन बनाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार एक कलाकृति बनाता है। मानसिक वातावरण बनाना। वे टूल्स जो आप अपने स्वयं के नए वर्जन को क्रिएट करने के लिए यूज करोगे वे हैं आपकी इच्छा शक्ति और सीखने की चाह, जो कि आपके सफल बनने के पैशन से भरी होगी। यदि आपकी इच्छा शक्ति और सीखने की चाह आपके प्राइमरी टूल्स है, तब इसका माध्यम क्या है? एक कलाकार जो एक मूर्ति बना रहा है वह कुछ माध्यमों का उपयोग कर सकता है, जैसे कि चीनी मिट्टी, मार्बल और धातु। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनालिटी का नया वर्जन बनाना चाहती हैं जो कि आपके कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करे, तो आपके माध्यम केवल आपके विश्वास और एटीट्यूड होंगे। आपके इस प्रयास में आपके माध्यम आपका मानसिक वातावरण होता है, जहां पर आपके सीखने की इच्छा से आप उन विश्वासों और एटीट्यूड को रिस्ट्रक्चर और इंस्टॉल करते हैं जो आपको अपना अल्टीमेट गोल पाने के लिए आवश्यक है। मैं यह अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका अल्टीमेट गोल कंसिस्टेंसी लाना है। अगर आप अधिकतर ट्रेडर्स में से हैं तो आप अपने लिए उपलब्ध अवसरों के फुल पोटेंशियल को नहीं जानते। इस पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जीवन की सच्चाई में उतारने के लिए आपका प्राइमरी गोल यह होना चाहिए कि एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर के जैसे कैसे सोचें। याद रखिए कि बेस्ट ट्रेडर्स कई तरह के यूनिक तरीकों से सोचते हैं। वे एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो उन्हें बिना डर के ट्रेड करने की अनुमति देता है और उसी समय पर उन्हें लापरवाह होने और डर से जुड़ी गलतियां करने से रोकता है। इस माइंडसेट के कई कारक होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि सक्सेसफुल ट्रेडर डर और लापरवाही के प्रभाव को अपनी ट्रेडिंग से खत्म कर देते हैं। यह दो मूलभूत गुण ही उन्हें निरंतर रिजल्ट पाने के लिए चाहिए होते हैं। जब आप ऐसा माइंडसेट पा लेते हैं तो आप भी बिना डर के ट्रेड करने के काबिल हो जाते हैं। आप अपनी डर पर आधारित गलतियों से संवेदनशील नहीं होते, जो कि है रेशनलाइजिंग, सबकॉन्शियसली डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन, हेजिटेशन, जल्दबाजी और उम्मीदें। जब आपका डर चला जाता है तो ऐसी गलतियां करने का कोई कारण नहीं रह जाता और परिणाम स्वरूप ये गलतियां आपकी ट्रेडिंग से गायब हो जाती है। जो भी हो, पर डर खत्म करने से आपका अभी आधा ही काम हुआ है। दूसरा आधा काम है संयम विकसित करना। बेस्ट ट्रेडर्स ये जानते हैं कि विनिंग ट्रेड्स की स्ट्रिंग से जो उत्साह और ओवर कॉन्फिडेंस आता है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए आंतरिक डिसिप्लिन और एक मेंटल मैकेनिज्म रखना बहुत आवश्यक है। एक ट्रेडर के लिए जीतना बहुत ही खतरनाक हो सकता है यदि वह अपने आप को मॉनिटर और कंट्रोल करना नहीं जानता। अगर हम इस आधार पर शुरू करें कि कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए ट्रेडर्स को अपना फोकस एक ट्रेडर का माइंडसेट डेवलप करने में लगाना चाहिए, तब यह देखना काफ़ी आसान है कि क्यों इतने सारे ट्रेडर्स सफल नहीं होते हैं। ट्रेडर्स की तरह सोचना सीखने के बजाय वे बाजार के बारे में ज़्यादा सीखकर ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं यह सोचते रहते हैं। इस जाल में ना फंसना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर कई साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसे हैं जो यह अंदाज़ा लगाना आसान बना देते हैं कि यह मार्केट ही है जिसकी कम जानकारी के कारण आपके कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आ पाते। जो भी हो, पर यह इतनी सी बात नहीं है। जिस कंसिस्टेंसी को आप ढूंढ रहे हो वह बाजार में नहीं आपके दिमाग में है। यह गलत सिद्ध होने, पैसे गंवाने
और जब आप अच्छा फील करते हैं उस वक्त लापरवाह होने की प्रवृत्ति के बारे में आपके जो एटीट्यूड और विश्वास होते हैं वे ही ज़्यादातर लॉसेस के कारण होते हैं, टेक्निक और मार्केट नॉलेज नहीं। उदाहरण के लिए अगर आपको अपने पैसे को मैनेज करने के लिए दो ऐसे ट्रेडर्स में से चुनना पड़े तो आप कौन सा चुनेंगे? जिनमें पहला ट्रेडर सिंपल या मीडियोकर ट्रेडिंग टेक्निक यूज करता है लेकिन उसके पास ऐसा माइंडसेट है जो मार्केट की अनियमित सूचना से संवेदनशील नहीं होता, झिझकता नहीं है और जल्दबाजी भी नहीं करता। दूसरा ट्रेडर एक उम्दा एनालिस्ट है लेकिन वह उन टिपिकल पीयर से ट्रेडिंग करता है जो उसे उन हर प्रकार की साइकोलॉजिकल कमियों के प्रति संवेदनशील बनाता है जिनसे एक ट्रेडर को हमेशा फ्री रहना चाहिए। सही चॉइस स्पष्ट होनी चाहिए। पहला ट्रेडर आपके पैसे के साथ अच्छे रिजल्ट अचीव करेगा, एटीट्यूड, एनालिसिस और टेक्निक से बेहतर रिजल्ट्स उत्पन्न करता है। आदर्श स्थिति तो दोनों के साथ जाने में है लेकिन आपको सच में दोनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सही एटीट्यूड, सही माइंडसेट है तो ट्रेडिंग के बारे में बाकी सभी चीज़ें बहुत इजी, सिंपल और निश्चित ही बहुत मज़ेदार हो जाएंगी। मैं जानता हूँ कि कई लोगों का इस पर विश्वास करना मुश्किल है या संकटपूर्ण है, विशेषकर यदि आप मार्केट के बारे में जो सीख सकते हैं उसके बारे में अभी संघर्ष कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग तरीके से ज़्यादातर ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग के शुरुआती समय में उस तरीके से ज़्यादा निकट होते हैं जिस तरीके से उन्हें सोचना चाहिए। कई लोग ट्रेडिंग के स्वाभाविक खतरों के अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं। यह विशेष रूप से सही है जब उनकी पहली ट्रेड विनर होती है, तब वे अपनी दूसरी ट्रेड में थोड़े से या बिना किसी डर के एंटर कर जाते हैं। यदि वह ट्रेड भी विनर होती है तो वे अगली ट्रेड में लॉस की संभावना से असंवेदनशील होकर और भी कम कंसर्न के साथ ट्रेड लेते हैं। प्रत्येक लगातार जीत उन्हें इस बात के लिए कन्विंस कर देती है कि यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है और ट्रेडिंग सबसे सरल तरीका है पैसे बनाने का। यह डर की कमी उन्हें लापरवाही वाली मानसिक स्थिति की तरफ ले जाती है, ठीक वैसी स्थिति जिसे महान एथलीट एक जोन कहकर परिभाषित करते हैं। यदि आपको किसी स्पोर्ट में कभी भी जोन को एक्सपीरियंस करने का अवसर मिला है तो आप जानते हैं कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें किसी भी प्रकार का डर नहीं होता और आप स्वाभाविक रूप से एक्ट और रिएक्ट करते हैं। आप दूसरे अल्टरनेटिव को महत्व नहीं देते या परिणाम की चिंता नहीं करते या अपने ऊपर डाउट नहीं करते। आप उस विशेष पल में जीते हैं और बस अपना काम करते हैं। जो भी आप करते हैं वह वही होता है जो एग्जैक्टली आपको करना चाहिए। यही है जो एक महान एथलीट के पास होता है, एक विनिंग एटीट्यूड जो उन्हें अपनी गलतियों से आगे बढ़ने और बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। बाकी दूसरे लोग नेगेटिव सेल्फ क्रिटिसिज्म, रिग्रेट और सेल्फ पिटी के दलदल में फंस जाते हैं। ज़्यादातर लोग कभी भी एक पॉजिटिव विनिंग एटीट्यूड डेवलप ही नहीं करते। ट्रेडिंग की अजीब विसंगति यह है कि अगर आप इसे एक विनिंग ट्रेड के साथ शुरू करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक केयर फ्री माइंड को अनुभव करेंगे जो कि एटीट्यूड डेवलप किए बिना ही विनिंग एटीट्यूड का बाय प्रोडक्ट होता है। मुझे पता है कि यह थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसका कुछ गहन अर्थ है। यदि कुछ विनिंग ट्रेड्स आपके उस केयर फ्री मेंटल स्टेट में जाने का कारण बनती है जो कि आपकी सफलता के लिए जरूरी कंपोनेंट है, लेकिन इसकी नींव उचित एटीट्यूड के साथ नहीं रखी गई है, तो आप ट्रेडिंग की प्रवृत्ति के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं जिसके परिणाम इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों डिजास्टर हो सकते हैं। कुछ एक ट्रेड्स में जीत जाने का मतलब यह नहीं कि आप एक सफल ट्रेडर बन गए हैं जैसे कि हमें लगने लगता है, क्योंकि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसे सबसे कुशल लोग ये निरंतर अनुभव कर पाते हैं। फैक्ट यह है कि आपको एक विनिंग ट्रेड लेने के लिए थोड़ी सी भी स्किल की ज़रूरत नहीं है, और यदि बिना किसी स्किल के एक विनिंग ट्रेड लेना संभव है तो दूसरे अन्य ट्रेड लेना भी निश्चित ही संभव है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत अच्छी ठोस विनिंग ट्रेड्स के साथ करते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और डर और चिंता से मुक्त होते हैं तो एक विनिंग ट्रेड्स की स्ट्रिंग लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसी फ्लो में जाना आसान होता है जहां पर आप जो करना चाहते हैं वह स्पष्ट और सापेक्ष होता है। यह लगभग ऐसा ही है जैसे मार्केट आपको चिल्लाकर बताता है कि कब बाई करना है
और कब सेल करना है। और आपको एनालिटिक्स के नाम पर बहुत थोड़ा कुछ जानने की ज़रूरत होती है, और क्योंकि आपको कोई डर नहीं है तो आप बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के और सेल्फ आर्गुमेंट के कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी प्रयास में जीतना एटीट्यूड का एक फंक्शन है। कई लोग इसके बारे में जागरूक होते हैं, लेकिन उसी समय कई लोग ये नहीं समझते कि एटीट्यूड हमारे रिजल्ट्स में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई स्पोर्ट्स और अन्य कम्पिटिटिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेंट्स को फिजिकल स्किल के साथ साथ स्ट्रेटजी के फॉर्म में मेंटल स्किल भी डेवलप करनी होती है। यदि ओपोनेंट्स अपनी स्किल्स में बराबर मैच नहीं करते तो आमतौर पर ज़्यादा स्किल वाला खिलाड़ी जीतता है। जब एक अंडरडॉग अपने से सुपीरियर को हरा देता है तब कौन सा फैक्टर काम करता है? जब दोनों ओपोनेंट्स बराबर स्किल वाले होते हैं तब कौन सा फैक्टर होता है जो एक दूसरी तरफ को बैलेंस करता है? दोनों ही केसेस में आंसर है एटीट्यूड। ऐसा क्या है जो ट्रेडिंग को इतना आकर्षक और साथ ही साथ डिफिकल्ट बनाता है? आपको केवल एक जेन्युइन विनिंग एटीट्यूड की ज़रूरत है। कुछ विनिंग ट्रेड्स को अनुभव करना आपको एक विनर का एहसास करवाता है और यही एहसास विनिंग स्ट्रीक को सस्टेन करता है। इसी कारण से एक नोविस के लिए संभव है कि वह विनिंग ट्रेड्स ले सकता है, जबकि इस इंडस्ट्री के कई बेस्ट मार्केट एनालिस्ट एक विनिंग ट्रेड की स्ट्रिंग के लिए अपना दाहिना हाथ तक कटवा सकते हैं। एनालिस्ट के पास स्किल्स होती हैं लेकिन उसके पास विनिंग एटीट्यूड नहीं होता। वे डर के साथ ऑपरेट करते हैं। नौसिखिया ट्रेडर एक विनिंग एटीट्यूड जैसी फीलिंग अनुभव करता है क्योंकि वह शुरू में भयभीत नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास विनिंग एटीट्यूड है। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसने अभी तक ट्रेडिंग में किसी प्रकार का पेन महसूस नहीं किया जो उसको डरा सके। कभी न कभी हमारा नौसिखिया ट्रेडर लॉस अनुभव करेगा और गलत सिद्ध होगा, फिर चाहे उसकी फीलिंग्स कितनी ही पॉजिटिव हो। लॉस करना और गलत सिद्ध होना ट्रेडिंग की अनिवार्य वास्तविकता है। संभवतः सबसे पॉजिटिव एटीट्यूड बेस्ट एनालिटिकल स्किल्स के साथ जुड़कर किसी भी ट्रेडर को लूजिंग ट्रेड का अनुभव करने से बचा नहीं सकती। मार्केट बहुत अनियमित है और हर समय सही होने के लिए कई वेरिएबल्स हैं जिन्हें एक ट्रेडर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है जब नौसिखिया ट्रेडर फाइनली लॉस करता है? उसके केयर फ्री माइंड पर इसका क्या प्रभाव होगा? इसका जवाब ट्रेड लेने पर उसकी एक्सपेक्टेशन और इस अनुभव को वह कैसे एक्सपीरियंस करता है इस बात पर डिपेंड करती है। वह अनुभव को कैसे इंटरप्रेट करता है यह उसके विश्वासों और एटीट्यूड का एक कार्य होता है। क्या हो यदि वह ट्रेड इस विश्वास के साथ लेता है कि यहाँ कोई संभव तरीका नहीं है लॉस को अवॉइड करने का, क्योंकि लॉस करना ट्रेडिंग का ही एक नेचुरल परिणाम है। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट ओनर फूड रखने का खर्च उठाता है। इससे अधिक सपोज कीजिए कि वह रिस्क को पूर्णतः स्वीकार करता है, अर्थात वह मार्केट के व्यवहार की सभी अस्वीकार्य संभावनाओं का आर्थिक और भावनात्मक तौर पर पूरा हिसाब किताब लगा लेता है। इन बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन के साथ वह एटीट्यूड में कमी को एक्सपीरियंस नहीं करता और सरलता से ट्रेड ले लेता है। यह आइडिया ट्रेडिंग बिलीव्स और एटीट्यूड का एक एग्जाम्पल है। अब सपोज कीजिए कि वह रिस्क को पूर्णतः स्वीकार नहीं करता। क्या होगा यदि वह जो चाहता है उसके अलावा मार्केट से किसी भी प्रकार के व्यवहार की वह उम्मीद नहीं करता? इस मानसिक दृष्टिकोण से यदि बाजार वह नहीं करता जो कि वह चाहता है तो वह दुख महसूस करता है, भावनात्मक दुख। उम्मीदें हमारी मानसिक प्रस्तुति है कि भविष्य के किसी मोमेंट पर वातावरण को कैसा दिखना चाहिए, कैसा साउंड करना चाहिए या कैसा टेस्ट करना चाहिए। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो यह बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपनी उम्मीदों के पीछे कितनी एनर्जी लगाई है। इन दोनों दृष्टिकोण से मैंने यह समझा दिया कि हमारे नौसिखिया ट्रेडर को कौन सा दृष्टिकोण रखना है। अवश्य ही दूसरे वाला। केवल सबसे ज़्यादा उत्तम ट्रेडर्स ही फर्स्ट सिनेरियो को ग्रहण करते हैं, और जैसा मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि जब तक ये बेस्ट ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर की फैमिली में बड़े नहीं होते या जिनके मेंटोर कोई सुपर ट्रेडर नहीं होते, तब तक हर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचना सीखने से पहले एक बार या कई बार लॉस जरूर करता है। यह एटीट्यूड में मूलभूत बदलाव ही है जो उनकी सफलता का कारण है, ना कि बाजार के बारे में कोई ब्रिलियंट रियलाइजेशन, जैसा कि ज़्यादातर लोग
गलत अनुमान लगा लेते हैं। यह गलत अनुमान ट्रेडर के बीच इसलिए प्रचलित है क्योंकि बहुत ही कम लोग सच में इसको गहराई से समझते हैं कि उनकी सफलता के लिए एटीट्यूड कितना क्रिटिकल कंपोनेंट है। हम इसका अनुमान आसानी से लगा सकते हैं कि एक लॉस के बाद हमारा नोविस ट्रेडर इमोशनल पेन की स्थिति में होगा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी ट्रेडिंग एक नए स्तर की क्वालिटी पर चले जाएगी। वह इस केयर फ्री मानसिक स्थिति को छोड़ देता है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट वह ऐसे सोचता है कि मार्केट ने उसके साथ ऐसा किया है, बाजार ही उसके दुख का कारण है। जो वह अब अनुभव कर रहा है, मार्केट ने उसकी हार का कारण बनके उसकी विनिंग फीलिंग्स को छीन लिया है। नोटिस कीजिए कि कैसे हमारा ट्रेडर अपनी हार या जो उसे नहीं मिल सका उसका ब्लेम मार्केट पर डालता है। नोटिस कीजिए कि जैसा वह महसूस कर रहा है वह कितना नेचुरल है। सोचिए अपनी लाइफ में कितनी ही बार, विशेषकर बचपन में, हमने वह किया है जिसे हमने दिल से एंजॉय किया, जैसे खिलौनों और दोस्तों के साथ खेलना, और उसके बाद कोई ज़्यादा पावर या अथॉरिटी वाला व्यक्ति हमें यह करने से रोक देता है और वह काम करने को कहता है जो कि हम करना नहीं चाहते। हम सभी ने चीज़ें खोई हैं, पाई है और हमसे छीनी भी गई है, और हमें कई चीज़ों के लिए मना किया गया है जिनको हम डिजर्व करते थे और मानते थे कि हमारे पास यह होनी चाहिए। कई एक्टिविटी के बीच में ही हमें कंटिन्यू रहने से रोका गया और हमें उस आइडिया पर काम करने के लिए बाधित किया गया जिसके बारे में हम पैशनेट नहीं थे। पॉइंट यह है कि इन स्थितियों में हमारे साथ जो हुआ, जो दुख हमने एक्सपीरियंस किया, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में कुछ करने की पावर हमारे पास नहीं होती। हम अपने आप को जॉय और हैप्पीनेस वाली स्थिति से इमोशनल पेन वाली स्थिति में फोर्स करने के लिए चूज नहीं करते। यह निर्णय हमारे हाथ में नहीं होता, हमारी इच्छा से नहीं होता, और यह पर्याय अचानक होता है। यहाँ तक कि हमें यह बताया जाता है कि जो हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम ही हैं, पर हम इस पर विश्वास नहीं करते या फिर हम समझते नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। जो वास्तविक है और जिससे हम आसानी से रिलेट कर पाते हैं वो यह है कि हम आनंद ले रहे थे और किसी ने इस आनंद को लेकर पेन में बदल दिया। यह हमारी चॉइस नहीं थी, इस दुख का कारण बाहर से आया है, इसलिए जो फोर्स उस वक्त हमारे ऊपर काम करता है हम उसे ही ब्लेम करते हैं। हमने केवल यही नहीं सीखा कि बिना हमारी कोई गलती के हमारी अच्छी फीलिंग्स एक पल में बुरी फीलिंग्स में बदल जाती है, बल्कि हम धोखे के बारे में भी सीखते हैं। हम धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं क्योंकि ये परिस्थितियाँ एकदम से अनएक्सपेक्टेड और अनएंटिसिपेटेड होती है, अर्थात हम इसके लिए तैयार नहीं होते कि कुछ लोग हमारे साथ कब कैसा बिहेव कर जाएं। यदि उनके व्यवहार के कारण हमें इमोशनल पेन होता है तो हम स्वाभाविक रूप से धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं। दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ कि यह कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और दोस्तों के कारण हम पास्ट में इमोशनल पेन अनुभव करते हैं, जबकि वे केवल वही कर रहे होते हैं जो कि उन्हें हमारे लिए अच्छा लगता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वह बच्चा जो एक नुकसान पहुंचाने वाले खिलौने से खेल रहा है। उस बच्चे से खिलौना ले लो तो वह बच्चा उस वक्त इमोशनल पेन अनुभव करेगा, उसको जताने के लिए वह रोने लगेगा। और यदि हम एक बहुत ही छोटे और इमेच्योर बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो हम उसे जो भी कारण देंगे उस खिलौने से ना खेलने का, वह उसकी नहीं सुनेगा। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों के जन्म से ही इमेच्योर और अनरीजनेबल पेरेंट्स होते हैं, या उनका सामना किसी इमोशनल डिस्टर्ब्ड टीचर से होता है, या कई एम्प्लॉयज सबकॉन्शियसली या इंटेंशनली अपने पर्सनल प्रॉब्लम को काम के बीच में लाते हैं। जो इससे भी बुरा है वो ये है कि कई लोग जिनकी दूसरों को विक्टिमाइज करने की प्रवृत्ति होती है, वे भी बहुत चतुराई से दूसरों को ऐसे दोष देते हैं कि विक्टिम को ही लगने लगता है कि वही उसके दुखों का कारण है। जो भी हो, चाहे हमारे पेनफुल एक्सपीरियंस किसी पसंदीदा काम के कारण हो या किसी ऐसे काम के कारण जो हमें अपने लिए भी करना हो और उसके बारे में हम मतभेद भी रखते हो। बॉटम लाइन यह है कि वयस्क के तौर पर जब हम ट्रेडिंग मोड में आते हैं तब हम यह नहीं जानते कि जिस तरह से बचपन में हम तत्काल ही खुशी से पेन में शिफ्ट हो जाते हैं, उसी तरह अब जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब जॉय से पेन में एकदम से शिफ्ट होना कितना नेचुरल है। इसका अनुप्रयोग यह है कि यदि हम ट्रेडिंग के स्वाभाविक रिस्क को स्वीकार नहीं करते या हम यह नहीं जानते कि किस तरह से
हमारे पास्ट और प्रेजेंट के बीच के कनेक्शन को बनाए रखना है, तो हम एंड में जिम्मेदारी लेने के बजाय सारा दोष बाजार पर डाल देते हैं। कई लोग जो ट्रेड करते हैं और अपने आप को जिम्मेदार वयस्क मानते हैं, पर केवल बेस्ट ट्रेडर ही उस पॉइंट तक पहुंच पाते हैं जहां पर वे किसी ट्रेड के प्रत्येक आउटकम को कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं। बाकी सभी लोग केवल यह अज्यूम करते हैं कि वे जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन सच में वे चाहते हैं कि मार्केट उनके लिए जिम्मेदारी ले। एक टिपिकल ट्रेडर चाहता है कि मार्केट उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी होप्स और उसके सपनों को पूरा करे। समाज इस तरीके से काम कर सकता है, पर मार्केट निश्चित तौर पर ऐसे काम नहीं करता। समाज में हम दूसरे लोगों से उम्मीद लगा सकते हैं कि वे रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से व्यवहार करें। जब वे ऐसा नहीं करते और उसके परिणाम स्वरूप हमें परेशानी होती है, तो समाज इस असंतुलन को ठीक करने के लिए उचित उपाय करता है और हमें फिर से परिपूर्ण करता है। दूसरी तरफ बाजार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती हमें कुछ देने की या हमें फायदा पहुंचाने की। बाजार को इस तरह से नहीं दर्शाया जाता और इस तरीके से बाजार को बनाना भी नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई यही है कि प्रत्येक पार्टिसिपेंट जो ट्रेडिंग में भाग लेता है वह अपने फायदे के लिए बाजार में काम करता है। किसी भी ट्रेडर का बेनिफिट करने का एक ही तरीका हो सकता है कि दूसरा ट्रेडर लॉस करे, फिर चाहे वह लॉस एक फ्यूचर ट्रेड में डॉलर्स का हो या स्टॉक ट्रेड में किसी मौके को गंवा देने का लॉस हो। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो यह एक पैसा बनाने का एंटीसिपेशन है। दुनिया में दूसरी जगह बैठा दूसरा ट्रेडर भी सेम इसी रीजन के साथ ट्रेड लेगा। जब आप इस दृष्टिकोण से बाजार के आपके साथ के रिलेशन को देखते हैं, तो आप यह कह सकते हैं कि आपका इरादा बाजार से पैसे खींचने का है, लेकिन उसी समय पर बाजार का मेन पर्पस भी आपसे पैसे खींचना या आपसे अपॉर्चुनिटी लेना है। यदि बाजार एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक दूसरे से पैसे खींचना चाहते हैं, तो किसी एक ट्रेडर के प्रति बाजार की क्या जिम्मेदारी बनती है? जो रूल्स बाजार के कार्य करने के लिए बनाए गए हैं उनको फॉलो करने के अलावा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। पॉइंट यह है कि यदि आपने कभी भी बाजार को ब्लेम किया है या अपने आप को धोखा खाया हुआ फील किया है, तो आपने इस चीज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया कि इस जीरो सम गेम का क्या अर्थ होता है। किसी भी स्तर पर ब्लेम करने का अर्थ है कि आपने इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया कि बाजार की आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। केवल आप जो सोचते हैं और आप जो एफर्ट अपनी ट्रेडिंग में लगाते हैं वह आपके हाथ में है। बाजार में समाज की टिपिकल वैल्यूज कोई मतलब नहीं रखती। अगर आप यह नहीं समझते और सामाजिक वातावरण जिसमें आप बड़े हुए हैं और जिस तरीके से बाजार काम करता है इससे निपटने का तरीका नहीं खोजते, तो आप अपनी होप्स, अपने ड्रीम्स और अपने डिजायर बाजार पर डालते रहेंगे और मानते रहेंगे कि बाजार आपके लिए कुछ करेगा। और जब बाजार ऐसा नहीं करेगा तो आप एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, इमोशनली डिस्टर्ब्ड और धोखा खाया हुआ फील करोगे। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है आपकी अपनी पहचान की गहराई से इसे जानना और स्वीकार करना कि बाजार नहीं, आप अपनी सफलता के लिए और असफलता के लिए पूर्ण रूप से खुद ही जिम्मेदार हैं। मार्केट का मकसद आपको आपके पैसों से अलग करना है, लेकिन इसी प्रोसेस में वह आपको इससे पैसे बनाने की भी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज देता है। जब प्राइस मूव करता है तो यह मूवमेंट उस क्षण जितने लोग इसमें भाग लेते हैं उन सभी की कलेक्टिव एक्शन का परिणाम होता है। बाजार अपने बारे में भी इंफॉर्मेशन उत्पन्न करता है और किसी ट्रेड में एंटर और एग्जिट होने को आसान बनाता है। प्रत्येक के अपने दृष्टिकोण से प्राइस मूवमेंट, इंफॉर्मेशन और किसी ट्रेड में एंटर और एग्जिट होने की एबिलिटी आपके अपॉर्चुनिटीज देखने और उसके अनुसार आपकी एक्ट करने की काबिलियत को दर्शाती है। प्रत्येक क्षण के दौरान बाजार खुला होता है तो आपके पास एक पोजीशन में एंटर होने, पोजीशन को हल्का करने, पोजीशन को ऐड करने या एक पोजीशन से निकलने का मौका होता है। ये सभी मौके आपके प्रॉफिट लेने या कम से कम लॉस लेने के लिए आपको समर्थ करते हैं।